हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 10 कोशिका विभाजन के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर है जीव विज्ञान का, आप सभी को पता है। और ये चैप्टर ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चैप्टर भी है, क्योंकि और इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, 11th में भी आते हैं और नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको समझना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और समझना भी चाहिए कि आखिरकार ये विज्ञान ना हम लोग पढ़ाई इसीलिए करते हैं कि समझ पाएँ चीज़ों को कि हाँ, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। तो उसी तरीके से अगर हम लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं, मान लो अभी, तो जब हम कोशिका के बारे में बात करते हैं, हम लोग कोशिका के बारे में जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं कि हाँ, कोशिका से ही पूरे शरीर का निर्माण होता है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है मन में कि जब ये कोशिका, मान लीजिए जैसे दुनिया में ना जितने जीव हैं, चाहे वो एक कोशिकीय हों, आप सभी लोग समझ रहे हैं एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, एक कोशिकीय हों या फिर बहुकोशिकीय हों। मतलब दुनिया में जितने जीव हैं सब, हम जितना देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, हम बहुकोशिकीय। लेकिन सभी जीव अपना जीवन जो स्टार्ट करते हैं एक कोशिका से करते हैं, एक कोशिका से करते हैं अपने जीवन का शुभारंभ। प्रत्येक जीव, चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, अपना एक कोशिकीय से जीवन का आरंभ करना शुरू कर। तो क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार एक कोशिका से इतना बड़ा शरीर का निर्माण कैसे हो जाता है। तो जब हमारे मन में ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर वहां से इस लेसन की उत्पत्ति होती है। और इस लेसन में हम यही समझते हैं कि आखिरकार एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब उसके बाद ये तो समझ में आ गया कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं इस लेसन में। हाँ, यही समझेंगे कि एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अब इससे पहले हम लोग एक और चीज समझ लेते हैं, और वो ये है कि आखिरकार कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। पहला टॉपिक है ये हमारा, समझना है, लिखना है, पढ़ना है। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। भाई सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन मार्क हमारा है ना, कि कोशिका विभाजन क्या होता है, किसे कहते हैं। जब हम इस लेसन को पढ़ना शुरू करते तो देखो, जो मात्र कोशिका होती है, ठीक है, उसके विभाजन से इसका क्या होगा, विभाजन होगा। विभाजन से जो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका विभाजन। तो मतलब ये एक लाइन में समझने के लिए ये काफी होगा आपके लिए और हमारे लिए भी। आप इतना समझिए कि भाई एक कोशिका है, मान लो ये मात्र कोशिका है। जब इसका विभाजन होगा, टुकड़े होंगे, एक से दो भागों में नहीं, दो से चार, एक से चार भागों में जब ये विभाजित होती है, जैसे मान लो यहाँ पर एक से दो हो गए, तो ये जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई, इसी को कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन कहते हैं। और इससे एक चीज बताने जा रहे थे हम कोशिका चक्र के बारे में। फिलहाल अभी आप इतना ही समझिए, हम बात करेंगे कोशिका चक्र की भी। कोशिका चक्र का मतलब ये होता है, बता देते हैं कि आखिरकार कोशिका चक्र क्या होता है। क्योंकि जो हमारा लेसन है, लेसन का जो नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, खास करके दो चीजें हैं, कोशिका विभाजन प्लस कोशिका चक्र भी लिखा हुआ है। ठीक है, हम शार्ट में लिख दे रहे हैं कोशिका चक्र। तो कोशिका विभाजन तो भाई समझ में आ गया कि हाँ, कोई कोशिका है, एक कोशिका से एक से दो कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है या फिर एक से चार कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, तो फिर हम उसे कोशिका विभाजन बोल देंगे। अब कोशिका चक्र का मतलब ये होता है कि ये जब कोशिका विभाजन होता है तो इसमें कई सारी अवस्थाएं होती हैं, इसमें कई सारी अवस्थाएं होती हैं। विशेष करके दो अवस्थाएं होती हैं। एक होती है आपकी अंतरावस्था, जिसे हम इंटरफेस भी बोलते हैं। आगे ना हम कोशिका चक्र को समझ लेते हैं।
कोशिका चक्र क्या होता है। देखो जब ये कोशिका विभाजन होता है जब मात्र कोशिका से संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, मतलब 1 से 2, फिर 2 से कितनी बनेंगी 4, है ना, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे करती जाती हैं, तो इसी को हम लोग कोशिका विभाजन बोलते हैं। अब कोशिका विभाजन में 2 अवस्थाएं होती हैं, एक अंतरावस्था कहलाती है और दूसरी होती है एम अवस्था। और इसके बाद ये चलती रहती है, एक चक्र टाइप बन जाता है, मतलब जैसे चक्र चलता है ना जन्म मृत्यु का, वैसे अंतरावस्था एम अवस्था, इसीलिए इसी को कोशिका चक्र बोलते हैं। ठीक, तो 2 चीज़ें उम्मीद करते समझ में आ गई होंगी आपको। पहली चीज़ है कि कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, समझ में आ गया होगा। कोशिका चक्र किसे कहते हैं। अब हम लोग एक चीज़ और बात कर लेते हैं, समझते हैं कि आखिरकार कोशिका विभाजन क्यों होता है। मान लो हमारे मन में आता है क्यों, कि भाई ये तो समझ में आ गया कि एक कोशिका, क्योंकि जैसे मान लो कि जब मेल फीमेल, जैसे मानव में मान लेते हैं, है ना, मानव में देख लेते हैं, तो जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं, ये एक कोश की अवस्थाएं होती, जब ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, ये एक कोश की अवस्था। अब इनमें कोशिका विभाजन फिर बाद में प्रारंभ होता है और धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12, मतलब 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे करके बढ़ती जाती हैं और धीरे धीरे शिशु का निर्माण हो जाता है। तो ये होता क्यों है, ये चीज़ समझ लेते हैं, कोशिका विभाजन क्यों होता है। एक उदाहरण के जरिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे एक घर है, घर पर बहुत सारे सदस्य, मम्मी पापा, लड़के कई सारे, उनके कई सारे भाई, तो आप देखते हैं कि जब ज़्यादा बड़ा परिवार हो जाता है तो उसमें जो मुखिया होता है वो उसका सब पर से नियंत्रण थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। आप देखेंगे जो ज़्यादा बड़ा परिवार रहता है उसमें कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ऐसा नहीं, कई बार हो सकता है कि वो अच्छे से भी रहें भी, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो अच्छे से नहीं भी रहते, सबकी अलग तान चल रही है, कोई कह रहा ये करो, कोई कह रहा ये करो। वही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलती है, क्योंकि जब कोशिका का आकार बढ़ता है, कोशिका आकार में बड़ी होती है, तो आप जानते हैं कि जैसे मान लो ये कोशिका है, पहले यही कोशिका इतनी बड़ी थी, इसका आकार बढ़ते बढ़ते ये कोशिका इतनी बड़ी हो गई। अब इसमें एक ही केंद्रक है और केंद्रक का कार्य क्या होता है, कोशिका पर नियंत्रण रखना, मतलब कोशिका में जितने भी कार्य होते हैं उनको संचालित करने का काम करते हैं। अब इस कोशिका का यहाँ पे बहुत सारे कोशिकांग हैं। मान लो अगर ये पादप कोशिका है तो इसमें हरित लवक होंगे, माइटोकांड्रिया होंगे, है ना, लायन का होंगे, लाइसोसोम्स और राइबोसोम्स, है ना, ऐसे करके बहुत सारी संरचनाएं होंगी। तो इसका केंद्रक का इस पर नियंत्रण कम पड़ जाता है, तो इस वजह से कोशिका विभाजन होता है, क्योंकि इस पर से इसका नियंत्रण कम पड़ जाता है। तो कोशिका अपने आप को क्या कर लेती है, 2 भागों में बांट लेती है, क्योंकि वो फिर जिससे सभी कार्यों को आसानी से कर पाए। समझ पा रहे होंगे आप थोड़ा बहुत। तो अब आपको 2-3 चीजें पता चली। पहला ये कि कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, इसमें आपको ये आंसर भी मिल जाएगा कि आखिरकार एक कोश की जीव, मतलब छोटा जीव कैसे इतना बड़ा हो जाता है। हाथी का बच्चा इतना बड़ा होता होगा पेट में, वो भी एक कोश का, देखते देखते इतना बड़ा हो जाता है। तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि कोशिकाएं क्या करती हैं, विभाजन करती हैं। कोशिका चक्र क्यों करती हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका आंसर दिया है कि क्यों करती हैं। ठीक, तो यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि कोशिका जो विभाजन होता है उसके बारे में, उसमें कौन कौन से चक्र होते हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। अब और ज़्यादा समझने की हमारी क्या है, बारी है। इसको हम मिटा देते हैं। अब हम देख लेते हैं कोशिका चक्र की प्रवस्थाएं। ये हम विभाजन यहाँ से मिटा देते हैं। कोशिका चक्र की प्रवस्थाएं,
और अवस्थाएं को आप अवस्थाएं भी समझ सकते हैं। अब इसमें हमें यह देखने को मिलेगा कि आखिरकार जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन कोशिका चक्र के जरिए होता है। कोशिका चक्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, वो चीज इसमें दो अवस्थाएं प्रमुख रूप से होती हैं। पहली होती है आपकी अंतरावस्था, इसको हम लोग विश्रामावस्था भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को इंटरफेज भी बोलते हैं, इंटरफेज। ये दूसरी अवस्था जो होती है वो हमारी होती है, अंतरावस्था के बाद आती है हमारी सूत्री अवस्था जिसे बोलते हैं, या फिर इसी को एम अवस्था भी बोलते हैं, एम अवस्था। ठीक, इंग्लिश में इसे माइटोसिस भी कहा जाता है, या फिर माइटोसिस फेज भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अवस्था का हम फेज लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर माइटोसिस फेज होता है। अब ये कोशिका चक्र देखिए, यहाँ से अब हम और डीपली अंदर जा रहे हैं कोशिका विभाजन के। अगर आपको समझना है तो अब यहीं से कंफ्यूजन धीरे धीरे शुरू हो जाएगी, अगर नहीं समझेंगे तो, है ना। तो कोशिका चक्र, ये कोशिका चक्र कहाँ से आ गया? कोशिका विभाजन जो होता है वो कोशिका चक्र के जरिए संपन्न होता है। जैसे मतलब दिन रात होते हैं, तो ये क्या है? ये कोशिका चक्र आप है एक तरीके का, ये चक्र आप समझ सकते हैं। कोशिका में कोशिका जो विभाजन होता है आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको आप हटा दीजिए। कोशिका विभाजन जो होता है दो अवस्थाएं होती है इसमें, एक अंतरावस्था और एक सूत्री अवस्था या एम अवस्था। इसके बाद ये आती है, इसके बाद ये आती है, इसके बाद ये आती है, इसीलिए इसको हम कोशिका चक्र बोलते हैं, कोशिका चक्र की अवस्थाएं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि हाँ भाई, जो कोशिका चक्र होता है फिर कोशिका विभाजन होता है, उसमें दो अवस्थाएं होती है हमारी, एक अंतरावस्था होती है और एक सूत्री अवस्था। अब अगर हम और बढ़े आगे तो हमें देखने को मिलता है जो मनुष्य की कोशिकाएं हैं, जो मनुष्य की कोशिकाएं हैं, क्योंकि मन में आता है कि अरे यार हमारी कोशिका कितना घंटे में, और घंटे भी होते हैं, समय भी लगता है। हर एक कोशिका की जो टाइमिंग होती है वो अलग अलग होती है। कोई हो सकता है कि वो 30 मिनट में पूरा उसका कोशिका विभाजन पूरा हो जाए, ये दोनों अवस्थाएं का 30 मिनट में वो खत्म। कई बार होता है, जैसे मनुष्य में ये चीज देखने को मिलता है कि इसमें एक कोशिका विभाजन पूरा होने में लगभग 24 घंटे लगते हैं, मतलब एक दिन का समय लगता है। ये समझ में आ गया। दूसरी बात, ईस्ट का हमारे किताब में दिया हुआ है, ईस्ट का दिया है 90 मिनट लगते हैं। 90 मिनट का मतलब समझते हैं आप, 1 घंटा, इसको हम समझते हैं, वैसे भी हम लिख दे रहे हैं अपनी जानकारी के लिए। 1 घंटा 30 मिनट, है ना, 30 मिनट का समय लगता है ईस्ट की कोशिका विभाजन। मतलब अगर ईस्ट चाहे एक दो कोशिकाएं बनाना, तो इससे दो कोशिकाएं कैसे बनेंगी? 90 मिनट में दो कोशिकाओं का इससे निर्माण होगा। जो समय लगेगा वो लगेगा 90 मिनट का। ठीक, तो मतलब ये समझ में आ रहा है ना कि ये जो कोशिका विभाजन हो रहा है, यहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा कि हर एक जीव है, सब में अलग अलग टाइमिंग होती है। कोई 90 मिनट ले रहा है, कोई 24 घंटे ले रहा है, तो ये चीज़ देखने को मिलता है, ये वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिरकार अंतरावस्था क्या होती है। दूसरी बात समझेंगे कि सूत्री या एम अवस्था क्या होती है। ये तो भाई समझ में आ गया होगा कि कोशिका विभाजन की दो अवस्थाएं होती है, अंतरावस्था और एम अवस्था। इनमें टाइमिंग जो है हर एक जीव में अलग अलग होती है। कोशिका विभाजन कहो किसी में 1 घंटा में हो जाए, किसी में 2 घंटे, किसी में 30 मिनट, किसी में 1 घंटा। दो चीज़ों का हमने यहाँ पर उदाहरण देके आपको बताने का प्रयास किया है कि हाँ ऐसा होता है। अब उसके बाद क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि ये जो अंतरावस्था होती है ये क्या होता है? तो अंतरावस्था, जैसे मान लो हम इसको एक ऐसे बना के समझाने का प्रयास करते हैं, शायद दिखाई दे रहा होगा ऐसे गोला बनाते हैं ना। 1 मिनट, ये गोला फिर सही नहीं है,
तो हम इसको बना देते हैं थोड़ा सा बड़ा। ये जो अवस्था होती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिएगा भैया। अब तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, इससे नहीं तो तुम कंफ्यूजन में हो जाओगे और ध्यान देने से तुम कंफ्यूजन से बच जाओगे। यहाँ और यहाँ, ये पूरी कोशिका चक्र का हम आपको थोड़ा सा डायग्राम बता के समझाना चाहते हैं कि आखिर होता क्या है। देखो, ये जो हमारी है, जो हमने इधर ब्लैक से लाइनिंग की हुई है, ये हमारी अंतरावस्था होती है। ये हमारी अंतरावस्था होती है, ठीक है। यहाँ से शुरू होती है यहाँ तक। दूसरी बात, जो हमने इधर ब्लू से इसको टिक किया है, ब्लू से तीर बनाया हुआ, ये हमारी होती है एम अवस्था। ये हमारी क्या है? एम अवस्था। अब आप सोचेंगे कि हमने इसमें एक ही बनाया है, इसमें 3 बना दिए हैं, क्योंकि ना जो अंतरावस्था होती है इनमें 3 अवस्थाएं होती है, इसीलिए यहाँ पर समझने की बात है। एक होता है आपका, ये होता है जीवन, ये होती है एस अवस्था, और एक होती है आपकी G2 अवस्था। ये तीनों अवस्थाएं आती हैं अंतरावस्था के अंतर्गत। हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि आखिरकार G1, S और G2 क्या होते हैं। आप अभी इतना समझिए कि अंतरावस्था में 3 अवस्थाएं होती हैं। उसके बाद जब हमारी ये वाली जो एम अवस्था होती है, ये एम अवस्था होती है, तो एम अवस्था में 4 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। इसमें होती हैं 4 अवस्थाएं, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक। इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ऐसे करके इंग्लिश में शब्द होते हैं। हिंदी में हम इसे पूर्वावस्था, एक को बोलेंगे पूर्वावस्था, एक होती है कौन सी? हमारी मध्यमावस्था होती होगी। कहाँ चला गया? हाँ, मध्यावस्था एक हो गई हमारी मध्यावस्था, एक होती है पश्चावस्था, एक होती है अंत्यावस्था, अंत्या, ठीक है। तो एम अवस्था में 3 अवस्थाएं, अंतरावस्था में एम अवस्था में 4 अवस्थाएं, अंतरावस्था में 3 अवस्थाएं होती। हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि अब आप पूछेंगे कि अंतरावस्था किसे कहते हैं। देखो, आप देखेंगे कि अंतरावस्था, अंत्यावस्था, ये जो अंत्यावस्था है ना, अंत्यावस्था के बाद में जो अवस्था शुरू होती है और पूर्वावस्था के तक रहती है, इसी को हम लोग बोलते हैं अंतरावस्था। आप ऐसे भी बता सकते हैं कि भाई देखो, ये अंत्यावस्था है, ये खत्म होगी तो इसके बाद से ये शुरू हो जाएगा, है ना। आप इसको समझ में आ रहा होगा वैसे, और क्या बताएं इसमें, है ना। अंत्यावस्था देखो यहाँ पर खत्म हो रही है, यहाँ से शुरू होगा आपका अंतरावस्था, और ये आएगी पूर्वावस्था तक, क्योंकि ये पूर्वावस्था भी तो इसी में है सब। ये पूर्वावस्था क्या है? एम अवस्था के अंतर्गत। तो अंत्यावस्था और पूर्वावस्था के जो अवस्था का बीच का होता है, उसी को उस अवस्था को हम लोग अंतरावस्था बोलते हैं। सिंपल सा है। अब अगर हम एम अवस्था बोलेंगे तो पूर्वावस्था और अंत्यावस्था, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि G2, यहाँ पे लिख सकते हैं हम G2 और जीवन के बीच की अवस्था, के बीच की अवस्था को हम क्या बोल देंगे? बीच की अवस्था को हम बोल देंगे एम अवस्था। इसको क्या बोल देंगे? एम अवस्था। अंत्यावस्था और पूर्वावस्था की बीच का जो होगा, हम उसको अंतरावस्था बोल देंगे। तो ये होता है। और इसको देखो, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। कल से हम लोग इन सब को बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम इतना देख लेते हैं कि देखो, एक और चीज है। शांत है ना सब लोग? ठीक है। अब ये जो अंतरावस्था होती है, ये एक, इसको हम लोग बोलते हैं विश्राम की अवस्था भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विश्रामावस्था भी कहा जाता है। क्योंकि
जो सूत्री विभाजन होता है या एम अवस्था होती है, असल में यही विभाजन होता है, असल में यही कोशिका विभाजन होता है, असल में यही कोशिका विभाजन होता है। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप अंत्यावस्था में आते हैं तो यहाँ पर कोशिका विभाजन हो चुका होता है। उसके ये ऐसी अवस्था, जैसे देखो, जैसे ये ईस्ट की कोशिका है, ईस्ट की कोशिका का क्या हुआ, विभाजन हो गया। ये देखो, एक नई कोशिका का निर्माण हो गया। इसका मतलब अब ये क्या है, अंतरावस्था में आ गई, अंतरावस्था में आ गई। अंतरावस्था में आने के बाद में ये कोशिका विश्रामावस्था इसीलिए कहा गया क्योंकि ये फिर आराम करती है। आराम करने का मतलब लेटती नहीं है, लेटने का मतलब ये है, विश्रामावस्था का मतलब ये है कि ये अपना कोशिका का आकार डेवलप करती है, विकास करती है, बढ़ती है, आकार में इसकी वृद्धि होती है। फिर से एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि ये बढ़ते 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 इसका आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि ये अब इसका केंद्रक और कोशिका द्रव्य का जो संबंध है वो टूट जाएगा, या फिर केंद्रक का बाकी अंगों से नियंत्रण होना कम हो जाएगा। तो फिर ये तैयार हो जाएगी विभाजन के लिए, ये प्रवेश करेगी। तो इसी में अवस्थाएं हैं, एक किसी को हम जीवन बोल देंगे, किसी को G2 बोल देंगे, किसी को अब ये विभाजन होगी, है ना, केंद्रक बनेंगे, कोशिका द्रव्य होगा। तो ये सब चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी। ये मतलब चलता रहता है इस तरीके से, इसी को कोशिका चक्र कहते हैं। समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे थे? हम ये कहना चाह रहे थे कि जो अंतरावस्था होती है किसे कहते हैं, ये तो आपको पता ही चल गया। एम अवस्था किसे कहते हैं ये भी आपको पता चल गया। तो ये जो अंतरावस्था होती है इसको हम विश्रामावस्था बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना कोशिका अपने आकार को बढ़ाती है। बढ़ाने के बाद में जब इसमें विभाजन प्रारंभ हो जाता है तो उसको हम लोग एम अवस्था बोलते हैं। विभाजन भी 3 तरीके का होता है, पूर्वावस्था, मध्य अवस्था, पश्च अवस्था, मतलब 3 अवस्था, 4 अवस्थाएं होती है। ये फिर से कोशिका जीवन में आएगी, फिर ऐसा आएगी, फिर G2 आएगी, फिर ये ना चलता ही रहता है। तो यहाँ तक अब आपको आज के इस वीडियो में 3-4 चीजें पता लग गई होंगी। पहला कि कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, कोशिका विभाजन क्यों होता है, कोशिका चक्र किसे कहते हैं। तीसरा, कोशिका चक्र की प्रवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। अगला, अंतरावस्था किसे कहते हैं, सूत्रीय अवस्था किसे कहते हैं, ये कौन सी कोशिका का कितना समय लगता है, थोड़ा बहुत ये। अब कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, सूत्रीय अवस्था या एम अवस्था से, और इसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार ये पूर्वावस्था क्या होता है, किसे कहते हैं, ये सब वो सब। ये फिर उसके बाद ये तो ये चीज़ रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपने देखा है यहाँ तक तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी हम विश्रामावस्था में जाने के बाद में। थैंक यू।